Yes, start. थैंक यू। चलिए, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं सेवा भारती द्वारा आयोजित 66वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ पंक्तियों से ही स्टार्ट करूंगा। विषय बहुत सेंसिटिव है और आज हम ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने देश हित में, राष्ट्र हित में अपने प्राणों का बलिदान किया है। कहते हैं कि हुनर ये भी सीख जाएगा खुल के जीने का, तुम इस चिराग को बस आंधियों में पलने दो। कुछ ऐसे ही चिराग जिनके जीवन में आंधी तूफानों के थपेड़े के साथ ही जिनके जीवन का निर्माण हुआ है। राष्ट्र के लिए जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देने वाले भारत माता के वीर सपूतों के परिवारों के सशक्तिकरण के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। फ्लैगशिप योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवार को सशक्त बनाने का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय इस समय पूरे देश में 31 सेना कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से इन परिवारों की मदद कर रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2016 से लेकर अब तक लगभग 69,000 यानी 69,000 परिवारों के इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। सेना कल्याण रोजगार संगठन भी इन परिवारों की मदद के लिए आगे आता है और अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। किंतु इसके बावजूद भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो इन परिवार के बालकों को और इन परिवारों को उठानी पड़ती हैं। इन परिवारों की क्या वास्तविक समस्या है, उस समस्या के लिए क्या समाधान है और उस समस्या के लिए सरकार की क्या योजना है, इन सारी बातों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है कविता जी। कविता भंडारी जी हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं। आप लीगल कंसल्टेंट हैं, साथ ही रिसोर्स पर्सन ट्रेनर है WCD डिपार्टमेंट MP में और JNK के लिए। आप मेंबर आप सब कमेटी रही है में CWC मेंबर रही है दिल्ली में 2018 से लेकर के 2021 तक। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी आप एज ए कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दिया है आपने। तो मैं कविता जी से आग्रह करूंगा कि आज का जो हमारा विषय है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड द वेलफेयर मेजर्स, इस पे अपनी बात रखें और जो भी प्रश्न होगा हम आखिरी में लेंगे। मेरा सभी सम्मानीय अतिथियों से आग्रह कि अपना माइक कृपया बंद रखें, वीडियो भी म्यूट रखें या कैमरे के सामने प्रॉपरली बैठें। कविता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। Thank you, Dr. Chaube. It is always a pleasure to connect with CCF. तो सबसे पहले तो डॉक्टर चौबे आपका, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का और जो भी CCF की कोर टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भी यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध जन हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। पिछली बार जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ी थी तो हमने अडॉप्शन लॉ पर चर्चा की थी, हमने पॉक्सो एक्ट पर चर्चा की थी, लेकिन आज का जो विषय है इस पर मैं थोड़ा अनौपचारिक तरीके से बात करूंगी, क्योंकि जो बातें मैं आपके समक्ष रखूंगी ये कहीं ना कहीं मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखती हैं। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं, बेटी मेरी फर्स्ट ईयर लॉ कॉलेज में है और बेटा 8वीं कक्षा में है। पिछले 20 सालों में मैंने आर्म्ड फोर्सेस को बहुत नज़दीकी से देखा है, समझा है। आर्मी में रहते हुए पेरेंटिंग के जो मेरे अपने अनुभव रहे हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। इसके अलावा आर्मी के प्राइमरी स्कूल्स में कुछ समय मैंने पढ़ाया है, तो जो आर्म्ड फोर्सेस के बच्चे हैं उनकी टीचर होने के नाते मेरे कुछ खास अनुभव रहे। आर्मी के जो फैमिली वेलफेयर सेंटर्स होते हैं वहाँ मैंने काउंसलिंग की है और यहाँ विशेष रूप से मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया के अधीन सेंट्रल आवा का जो ऑफिस है उसमें मैंने लीगल कंसल्टेशन भी किया है और काउंसलिंग भी की है। तो यहाँ पर जो आर्मी के परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी समस्याओं को मुझे बहुत ही विस्तार से सुनने का और गहराई से समझने का अवसर मिला। तो जब मैंने NCW में एज लीगल कंसल्टेंट काम किया, उसके बाद CWC में मेंबर की तरह काम किया, उसके बाद कारा की सब कमिटी में मेंबर रही,
तो जो मिलिट्री फैमिलीज के केसेस हमारे सामने आए उनको मैं बहुत ही सरलता से, सहजता से समझ पाई। पर वहां पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी महसूस हुआ कि जो सिविल एजेंसीज हैं उनको आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, और जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स हैं उनको सिविल एजेंसीज के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सो देयर इज अ गैप। इट मे बी कल्चरल गैप, इट मे बी कम्युनिकेशन गैप, लेकिन एक संवादहीनता या विश्वासहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है, जबकि होना इसका विपरीत चाहिए। क्योंकि ये जो केसेस हैं उनमें ज्यादा संवेदनशीलता, ज्यादा सतर्कता और ज्यादा परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। और यहाँ तो मैं ये भी कहूंगी कि इन केसेस में गोपनीयता का भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो परिवार है उसकी पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। समाज में अगर हम बात करें तो देखिए, बच्चे तो सब बराबर हैं, और बड़ों की तुलना में बच्चे असुरक्षित हैं, वल्नरेबल हैं, कमजोर हैं, ये सब हम जानते हैं, समझते हैं। तो जो कानून है वो सब बच्चों के लिए बराबर है। जो कानून दूसरे बच्चों पर लागू है वही यहाँ इन बच्चों पर भी लागू है। लेकिन हो सकता है कि किसी मिलिट्री फैमिली से आने वाले बच्चे को थोड़ी ज्यादा अतिरिक्त सहायता की, मदद की जरूरत पड़े, क्योंकि जो सेना में व्यक्ति काम कर रहा है वो, उसका परिवार और उसके बच्चे बड़े ही भिन्न तरह की और बाधित परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। सिविल में जनरली मैंने ये देखा है, जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो ये सुनने में आता है कि उनकी जो आर्मी लाइफ को लेकर या आर्म्ड फोर्सेस की जो लाइफ है उसको लेकर जो धारणाएं हैं वो थोड़ी सी वास्तविकता से दूर है। मैं कहूँगी ये मिथ्या धारणाएं हैं। इसमें जैसे मैंने जनरली लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आर्मी कैंटोनमेंट में तो बहुत सुख साधन सुविधा है, तो वहाँ उन परिवारों को क्या तकलीफ होती होगी। पर यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो साधन सुविधाएं हैं ये कुछ बड़े स्टेशंस में ही उपलब्ध होती हैं, जरूरी नहीं है कि ये हर जगह उपलब्ध हो। दूसरी बात एक और जो मैंने देखी है, ये कहा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस में पार्टीज बहुत होती हैं। तो यहाँ पे भी मैं ये बताना चाहूंगी कि इस तरह की जो पार्टीज हैं वो जनरली ऑफिशियल ओकेजन्स होते हैं और वो ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स के साथ होती हैं। तो उसका दिन प्रतिदिन का जो हमारी दिनचर्या है उससे कोई लेना देना नहीं होता। तीसरी जो एक मिथ्या धारणा है वो ये कि आर्म्ड फोर्सेस में जो परिवार है वो स्वाभाविक रूप से बहुत ही निडर और साहसी है, तो उनको तो कोई संकट परेशान ही नहीं करता होगा। पर यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, चाहे परिवार हो आर्मी वालों के, उनके बच्चे हों, ठीक है, साहस और निडरता अपनी जगह है, लेकिन किसी भी तरह की परेशानी अगर आती है तो वो उसी तरीके से परेशान होते हैं जैसे आम जनता होती है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसे बच्चे का केस है जो सिविल एजेंसीज के सामने आता है तो उसको उसी संवेदनशीलता से देखना चाहिए जैसे हम दूसरे बच्चों के केसेस देखते हैं, बल्कि हो सकता है यहाँ पर ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत पड़े। तो यहाँ मैं आपको इस बात से अवगत करवाना चाहूंगी कि आर्म्ड फोर्सेस में भी एक वेलफेयर सिस्टम काम करता है। ये जो कल्याणकारी व्यवस्था है या जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत सिविल एजेंसीज को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि समयानुसार, आवश्यकता अनुसार इस समानांतर व्यवस्था का लाभ उठाया जा सकता है किसी भी बच्चे के केस में। तो यहाँ जब हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, तीन सेनाएं आती हैं हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो सेना में जो कल्याणकारी गतिविधियां चलती हैं उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उनकी निगरानी करने के लिए कुछ एनजीओज भी काम करती हैं। आर्मी में इसे कहते हैं आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, आवा। इसी तरीके से नेवी में है नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, और एयरफोर्स में है एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। आर्मी में जैसे बहुत छोटे बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल चलाए जाते हैं, या जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए आशा स्कूल्स चलाए जाते हैं, या
महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो अवसर है, उन पर विशेष आयोजन किए जाते हैं, या रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो ये सब गतिविधियां आवा के तहत आती हैं। जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं या आर्मी के अपने हायर स्टडीज के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के तत्वावधान में चलते हैं। और जो मिलिट्री स्कूल्स हैं या आरआईएमसी है या सैनिक स्कूल्स हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं। लेकिन जो आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके तहत जो गतिविधियां चलती हैं, उनमें खास करके महिलाओं और बच्चों का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनके लिए कई तरह के कोर्सेज यहाँ पर चलाए जाते हैं। जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उनमें कैंडल मेकिंग कोर्स है, या ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, या स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है। इसके अलावा ब्लॉक प्रिंटिंग है, मेहंदी या रंगोली बनाने के लिए कोर्सेज चलाए जाते हैं, ताकि इनको आगे चल करके स्वावलंबी बनाया जा सके। तो आर्मी में जो आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन है, इसकी राष्ट्रीय स्तर पर जो पेट्रन है या जो प्रेसिडेंट है, वो होती है द फर्स्ट लेडी, यानी आर्मी चीफ की वाइफ। और रीजनल लेवल पर जो जीओसीएनसी होते हैं, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, उनकी वाइफ इसकी प्रेसिडेंट होती है। लोकल लेवल पर जब हम आते हैं, तो जो स्टेशन का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, जो फॉर्मेशन कमांडर होता है, उसकी वाइफ इसे प्रिजाइड करती है। और रेजिमेंट के लेवल पर जो यूनिट होती है, उसमें जो भी ओसी या सीओ यूनिट को कमांड कर रहा है, उसकी वाइफ इन गतिविधियों का नेतृत्व करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जो बाकी दूसरी आर्मी वाइव्स हैं, वो इस एनजीओ में वॉलंटियर मेंबर्स होती हैं। तो आवश्यकता के हिसाब से उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी जाती है, और इसके लिए उन्हें कोई मानदेय नहीं मिलता है। ये एक पूरी तरीके से वॉलंटियर तरीके से चलने वाली व्यवस्था है। लेकिन जो कामकाज है, वो सेना की मूलभूत आधारभूत संरचना पर ही निर्भर करता है। तो ये जो सिस्टम आर्मी में काम करता है, इसी तरह की प्रणाली नेवी और एयरफोर्स में भी है। अब इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता क्या है। तो अभी मेरे पास आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये बात दावे के साथ कही जा सकती है कि सेना में सुसाइड्स, फ्रेट्रिसाइड्स और जो भी डिस्ट्रेस वाली मेंटल डिप्रेशन या मेंटल डिस्ट्रेस वाली घटनाएं हैं, उनके पीछे जो सबसे बड़ा सामान्य मूलभूत कारण है, वो है किसी न किसी तरह का पारिवारिक कलह है। इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। परिवार में रिश्तेदारों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद है, या परिवार में पैसों की कमी है, या पति पत्नी के बीच आपसी विवाद है, सास बहू का झगड़ा है, या बच्चे के साथ विद्यालय में किसी तरह का दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हुआ है, बच्चे का शोषण हुआ है, या परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी है। तो इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति में जो सैनिक है, वो तो अपने परिवार से दूर है, और इस समस्या के प्रति, किसी भी समस्या के प्रति अपना पूरा समय नहीं दे पाता है। और ऐसे में जब वो छुट्टी मांगता है, उसे छुट्टी नहीं मिलती। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण बनता है, उसकी मनस्थिति पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है इस चीज से। तो यहाँ जरूरी हो जाता है कि जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये जिम्मेदारी ले कि सैनिक का जो परिवार है, उसे जहां तक संभव हो सहायता प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, जब सैनिक, अब वो चाहे जवान हो या अफसर हो, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तब भी बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो परेशानियों का सबब बनते हैं। इसमें सबसे पहला है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, बार बार स्थानांतरण होना। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि औसतन हर 2 साल बाद एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, और कई बार कोर्सेज आने पर या आपातकालीन स्थिति आने पर, इमरजेंसी होने पर, इसके बीच में भी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता है, इसका सबसे बड़ा जो बुरा प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है बच्चों की एजुकेशन पर, क्योंकि बच्चे का जो स्कूल है वो चेंज हो जाता है।
स्कूल के साथ में बदलती है स्कूल की ड्रेस, स्कूल की किताबें, पूरा करिकुलम। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सामंजस्य और समानता नहीं है। किसी स्कूल में पीले रंग की यूनिफॉर्म है, किसी में नीले रंग की यूनिफॉर्म है, किसी में लाल है, गुलाबी है। यहाँ तक कि स्कूल्स, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो नोटबुक्स और सॉक्स पर भी अपना लेबल लगाते हैं, और सारे प्राइवेट स्कूल्स अपने अपने प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सैनिक का परिवार है वो फाइनेंशियली भी बहुत अफेक्ट होता है। जो आर्मी के या फौज के, जैसे एयरफोर्स के या नेवी के अपने स्कूल्स हैं, वो पर्याप्त नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, जो उनकी उपलब्धता है वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में परिवार भी सफर करता है और बच्चे भी सफर करते हैं। Here, in fact, through the medium of CCF, I would like to bring it to the notice of NCPCR and other officials and ministries that it should be corrected. आज तो कम से कम हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए ना आए, पर कम से कम जो स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम जैसे परिवार हैं जिनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है वो यहाँ पर बहुत परेशानी झेलते हैं। अच्छा, स्कूल में तो चेंज होता ही है, जो घर की स्थिति है, घर के स्तर पर भी बहुत सारी ऐसी साधन सुविधाएं हैं जो बाधित हो जाती हैं। जैसे फोन का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, गैजेट्स हैं, इनका जो इंस्टॉलेशन है वो बाधित होता है। तो ऐसे में बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाते हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई कोचिंग या ट्यूशन ले रहे थे तो वो रुक जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। स्कूल के जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, उनमें वो हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो बच्चों का एक फ्रेंड सर्कल होता है जो एक जगह बनता है वो पीछे छूट जाता है। जो टीचर्स के साथ रैपो बनता है वो टीचर्स भी पीछे छूट जाते हैं। तो यहाँ अगेन उनकी जो मेंटल सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिप्रेशन में चली जाती है। और यहाँ मैं आपको ये बात बिल्कुल बताना चाहूंगी कि आज की डेट पर जितने भी फौजी स्कूल्स हैं या फौजी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ बच्चों की काउंसलिंग, जो परामर्श का काम होता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे ही पोस्टिंग आती है, बच्चों में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे कि घबराहट से पेट खराब होना है, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, ये सब जो समस्याएं हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मन का जो प्रभाव है वो तो शरीर पर पड़ता ही है। मौसम जो बदलता है जगह बदलने से, उससे भी समायोजित करने में बच्चे को बहुत समय लग जाता है। और फौज में तो जो पोस्टिंग्स आती हैं वो ऐसे स्थानों पर आती हैं जहाँ का मौसम हमेशा चरम पर होता है। आप जैसलमेर में अगर गए हैं तो वहाँ पर भयंकर गर्मी है। अगर आप शिलोंग में हैं या आप राजौरी में हैं तो वहाँ, या लेह लद्दाख में है तो वहाँ पर कड़ाके की ठंड है। अगर आप तेजपुर में है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा नमी है। तो जो हवा पानी में बदलाव आता है उसके साथ भी अभ्यस्त होने में बच्चे को टाइम लगता है। तो ऐसा बहुत होता है कि जैसे ही जगह में परिवर्तन आता है, बच्चे 15-20 दिन के लिए तो बीमार जरूर पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में टाइम लगता है। तो ये जो परिवर्तन है ये कई बच्चों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता है। अच्छा, कई तो स्थान ही ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। जैसे कि कई बार ऐसे अनसुने, अगम्य, अपरिचित स्थान पर पोस्टिंग होती है जहां पर जमीनी जो सुविधाएं उनका बहुत अभाव है, बल्कि वहां पर पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जब जम्मू से राजौरी के लिए कॉन्वॉय चलता था या गुवाहाटी से तेजपुर के लिए कॉन्वॉय चलता था, तो हम ट्रांजिट कैंप से वहां से निकलते थे, और वो करीब 40-50 गाड़ियां एक साथ चलती हैं और बहुत ही धीमी गति से चलती हैं। कदम कदम पर खतरा होता है, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक प्रोटोकॉल होता है कॉन्वॉय का भी। तो जो भी अपनी बेटी के लिए खाने पीने की चीजें मैं लेकर चलती थी वो पहुंचते पहुंचते खराब हो चुकी होती थी। जब तक डेस्टिनेशन पर पहुंचते थे वहां पर मेस बंद हो चुका होता था। और कई ऐसी जगह थी जहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो बेसिक चीजें, वो भी उपलब्ध नहीं होती थी। तो इसीलिए एक्चुअली आर्म्ड फोर्सेस में जब कोई भर्ती होता है तो उसे सिखाया जाता है कि अगर आपको खाने की चीज नहीं मिल रही है तो आपको
किसी जानवर को मार के खाना भी आना चाहिए, पर जो वेजिटेरियंस है उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। अच्छा, आतंकी गतिविधियों से प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर अगर फैमिली को के साथ रहने की अनुमति मिल जाती है तो फैमिलीज प्रेफर करती हैं साथ में रहना, लेकिन सुरक्षा यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह के स्थानों पर जो स्कूल्स चल रहे हैं फौज के, तो वहाँ फौज की अपनी बसेस चलती हैं बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए। लेकिन इन आतंककारी या देशद्रोही तत्वों के लिए ये बच्चे बड़ा सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, तो एक डर हमेशा बना रहता है बच्चों के मन में भी और इनके अभिभावकों के मन में भी। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से इन बच्चों का परिसर से, अपने फौजी परिसर से बाहर आना जाना बहुत नियंत्रित कर दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है। तो इसीलिए ये बच्चे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। अपने जो सिविल काउंटर पार्ट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, उनके साथ वो बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बिठा पाते, क्योंकि वो एक लंबे समय तक इसी तरह की सीमित नियंत्रित परिस्थितियों में रहते हैं। तो जब सिविल काउंटर पार्ट से इंटरैक्ट करना पड़ता है तो उन्हें कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है, संकोच होता है। इसके अलावा एक और चीज जो आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं वो है ऑनलाइन सिक्योरिटी की। ये तो अभी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वी ऑल आर टेकिंग गुड एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम्स, लेकिन जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या ऑनलाइन सिस्टम्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी और अभद्र तत्व जो है वो हावी है। मैं तो पिछले कुछ समय से ही सोशल मीडिया पर ज्यादा हूँ, तो अभी मुझे देखकर लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में जो सेना के लिए और सेना के परिवार के लिए, उनकी पहचान के लिए ठीक नहीं है। एंड हियर अगेन आई वुड लाइक टू अर्ज द अथॉरिटीज दैट whip should be, they should crack a whip against these forces, and forces in the sense these anti-national forces, and strict regulations should be brought out for them, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट और जिस तरह के अकाउंट्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलाउ किए जा रहे हैं उसका बहुत असर पड़ता है इन बच्चों की मनस्थिति पर। तो ये कुछ ऐसी मोटी बातें हैं जो मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहती थी कि ये बच्चे फेस करते हैं। हालांकि कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं इस तरह की चुनौतियों के। जब बच्चे इस तरह की चुनौतियों में रहते हैं तो धीरे धीरे करके जब वो बड़े होते हैं तो अच्छे एक परिपक्व और जिम्मेदार व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। लेकिन यस, प्रॉब्लम्स आर देयर, और इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए काउंसलिंग का जो रोल है वो बहुत प्रोमिनेंट होता जा रहा है। तो इसीलिए जो आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन है या एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन है, नेवी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उनमें अभी काउंसलर्स की नियुक्तियां की जाने लगी हैं। पर ये जो नियुक्तियां हैं वो अभी हर जगह पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। तो जहां हो पाई हैं वहां इन तरह की फैसिलिटीज को अवेल किया जा सकता है। इन केस यहाँ पर मैं जैसे जो CWCs है या जो भी सिविल एजेंसीज हैं जिनके पास इस तरह के केसेस आते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई फैमिली आपके पास ऐसी आती है जो फौजी बैकग्राउंड से है, जहाँ पर मान लीजिए पेरेंट और बच्चे के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई डोमेस्टिक डिसहार्मनी का केस है और वहां आपको ऐसा लगता है कि काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन वो फौजी फैमिली सिविल में काउंसलिंग नहीं करवाना चाहती है, तो आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, आप पत्राचार कर सकते हैं कंसर्न जो फौजी अथॉरिटीज हैं उनके साथ। तो अगर अवेलेबल है तो काउंसलिंग की फैसिलिटी फौजी परिसर में भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। सो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान सिविल एजेंसीज भी रख सकती हैं, एंड द कोऑर्डिनेशन कैन बी डन विद द फौजी अथॉरिटीज। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं फौज में रहने से जो बड़ा एक फायदा होता है बच्चों को, वो है अनुशासन, राष्ट्रवादी भावना या सामाजिक और धार्मिक एकता की जो भावना है, पर्यावरण के प्रति प्रेम है, ये सब इन बच्चों को बहुत ही सहज तरीके से सीखने में आ जाता है। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि एक परिकल्पना है फौज में सर्वधर्म स्थल की,
जो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हर परिसर में जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो एक ही परिसर में होता है। और जो धार्मिक उत्सव है, त्योहार है, वो सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं। और यहाँ जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, जैसे मंदिर के पंडित जी हैं या गुरुद्वारे में ग्रंथी साहब हैं, तो इनका रोल भी वेलफेयर एक्टिविटीज में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी समस्याएं हैं, उनको साझा करने में बहुत ही सहज फील करते हैं इन जो धार्मिक गुरुओं हैं उनके साथ। तो इसीलिए जो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं उनमें इन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एकेडमिक फील्ड है, उसमें जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं इन एनजीओज की तरफ से। और जो शहीदों के परिवार हैं, उसमें वीर नारीज के लिए उनको स्वावलंबी बनाने के लिए कोर्सेज चलाए जाते हैं। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जा सकती है तो पूरी कोशिश की जाती है कि उन्हें जॉब्स प्रोवाइड किए जाएं फौज की तरफ से। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें पारितोषिक दिए जाते हैं। सो ये कुछ एक ऐसा सिस्टम है, एक इंटरनल सिस्टम है जो फैमिलीज के लिए और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा जो रेजिमेंट्स हैं उनकी अपनी कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, और जो ये वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशंस हैं इनकी भी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। और इनमें जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी तत्कालीन योजनाएं हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रोवाइड की जाती है। और इन्हीं पत्रिकाओं में ये महिलाएं और ये बच्चे अपनी रचनात्मक कोई प्रस्तुति है तो वो भी दे सकते हैं। अगर किसी ने कोई लेख लिखा है, किसी ने कोई कविता लिखी है, कोई अपनी प्रतिभा का या कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की जो पत्रिकाएं हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। सो देयर इज अ सिस्टम, अ कंप्लीट सिस्टम, इंटरनल सिस्टम व्हिच इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज फैमिलीज एंड दीज चिल्ड्रन। सो ये कुछ बातें हैं जो ऑन ग्राउंड है और वो मैं आपको बताना चाहती थी। अगर इसके बारे में आपके कोई सवाल है तो मैं अभी ले सकती हूँ। मैडम, हमारे साथ विनायक सर जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विनायक। तो मैं चाहूंगा, सर का काफी अनुभव है फौज को लेकर के, आप भी अपनी बात इस टॉपिक पे रखें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देंगे। अब विनायक सर, ओवर टू यू। विनायक सर जी। सर आपका आवाज म्यूट है, माइक चालू कर लें। जी सर। थैंक यू वेरी मच कृपा शंकर जी। मैं सबसे पहले मैंने कविता जी को सुना और मैं इनको मतलब बहुत ही मतलब आई कंग्रेचुलेट हर एंड अप्रिशिएट हर फॉर बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से इन्होंने जो आर्म्ड फोर्सेस में वेलफेयर के जो पॉइंट्स है इसको आप आम जनता के सामने इस माध्यम से इन्होंने पेश किया है। आई एम वेरी 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 थैंकफुल कि आपने बहुत ही सही और सरल तरीके से मतलब आपने जो वेलफेयर सिस्टम जो आर्मी की है उसको आपने पेश किया है। और जो भी इन्होंने पॉइंट्स दिया है ये बहुत ही अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। लेकिन क्योंकि मैं 36 साल से ऊपर फौज में रहा हूँ और मैं एक फौजी मतलब सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे फादर भी फौज में थे। और मैं जैसे आप बच्चों की बोल रहे हैं वैसे भी हम मतलब अलग अलग स्कूल, अलग अलग जगह, एक जगह से, लेकिन जब हम पढ़ते थे तब परिस्थिति कुछ और थी। मैं अपने बेटी की बोल रहा हूँ, इन्होंने कम से कम 9, आपने देखा होगा जैसे कविता जी ने बताया कि जो हमारे बच्चे को स्कूल बदलना पड़ता है। मेरी बेटी क्लास 9 से क्लास 12 तक 5 स्कूल चेंज की है। जब हम लोग बोलते हैं हमारे बच्चे एक होना, तो ये मतलब टोटल मैं अभी जब कविता जी ने पॉइंट लिया मैंने उंगलियों पे गिन रहा था कहाँ कहाँ स्कूल में मैंने भर्ती किया अपने बेटी को। तो ये समस्या है, लेकिन ये समस्या होते हुए भी मैं मतलब ये बोलता हूँ कि मुझे एक गर्व है कि हमारे बच्चे इन परिस्थितियों को ढाल लेते हैं और करते हैं।
और आपने देखा आर्म फोर्सेस के बच्चे, आप किसी भी फील्ड में देखो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, पद्मजा जोशी टाइम्स नाउ के एंकर हो, आप कहीं भी देखो उसमें कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय भी आर्म फोर्सेस की बैकग्राउंड से है। और आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड से जो इनकी एक जगह में रहना, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे परिस्थितियों में रह के उभर के आना एक बहुत बड़ी मतलब चैलेंज है। और जो इस चैलेंज को फेस करके ओवरकम करता है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मतलब ये तो मैं ये जो बातें हैं, जैसे जनरली जैसे एक चीज जो मैं कल कृपाशंकर जी से हम बातें कर रहे थे, हम लोग हर समय जो बात करते हैं शहीदों की जो बैटल कैजुअलिटी है, जहां तक, और बैटल कैजुअलिटी में थोड़ी सी मीडिया के वजह से क्या है, इसमें टीआरपी मिलती है, लोगों के जो हमारी भावनाएं उनके साथ चलती है, और उसी समय के लिए और कुछ समय के लिए हम उनको जो मीडिया ने उछाल देती है, जो मीडिया पकड़ लेती है, वो लोग केसेस सामने आते हैं, लोगों को मौका मिलता है कैमरा फोकस लाने में, कैमरा के फोकस में आने के लिए। तो ये मैं जनता से मेरी एक पर्सनल मतलब ये है कि हर सैनिक जो फौज में है, जब मैं फौज बोलता हूं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा मैं जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस फोर्स को वो चीज नहीं झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो दुश्मन का गोली झेलते हैं, और अगर गोली आती है तो आखिरी सांस तक लड़ते हैं, वो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। मैं बोल रहा हूं क्योंकि जो परमवीर चक्र जैसे विक्रम बत्रा आपने अब सुना होगा कारगिल के बाद, लेकिन उससे पहले मेजर शैतान सिंह, अब्दुल हमीद, निर्मलजीत सिंह सैकों, कई हैं परमवीर चक्र जिन्होंने दुश्मन में घुस के दुश्मन को मारा है। और मतलब दुश्मन को मुठभेड़ में मार के आगे आना एक अलग चीज होता है, ये सब लोग नहीं कर सकते, कुछ लोग कर सकते हैं। और जितने भी जो ये गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, अगर आप इनके जीवन पे जाओ तो ये मतलब बचपन से लेके ये कुछ अलग ही है। इनके माँ बाप भी बोलते हैं कि ये कुछ हट के थे। तो ये जो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो आर्म फोर्सेस में जो बैटल में कैजुअलिटीज होते हैं उनके लिए पहले नहीं था। जब 1962 वॉर था तो हमारे वीर नारियों को पेंशन भी नहीं था, क्योंकि कोई साधन ही नहीं था, क्योंकि हम लोग लकीर के फकीर होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर चाहिए, लेकिन हमारे जवान को ऑर्डर नहीं चाहिए, इशारा चाहिए, वो दुश्मन से लड़ लेता है। वो पीछे से कोई लेटर मेरे को आप साइंड कॉपी दो नहीं बोलता है। जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं परिस्थितियों के ऊपर लड़ते हैं, और हमको भी एज ऑफिसर्स, लीडर्स, उनके कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ता है, और हमारे आदर्श के ऊपर वो जवान जान देने के लिए तैयार रहता है। और तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे बैटल ऑफ रजांगला में चाइनीज के 3000 से ज्यादा सैनिक को हमने मौत के घाट उतारा था, हमारे 114 सैनिकों ने, और 2 को छोड़ के बाकी सब शहीद हुए। मतलब इस टाइप की बैटल फील्ड हम लड़ते हैं। आपने बैटल ऑफ सारागिरी देख रहे हैं, कोई भी बैटल देखो, अभी हाल ही में हुए गलवान में हमारे 20 जवान में कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल था, कर्नल संतोष। तो मेरा बोलने का मतलब ये, हमारे जवान लड़ते हैं, बहुत हिम्मत के साथ लड़ते हैं। तो इनको आप आम मतलब जो ड्यूटी से मत मिलाइए, ये अलग है। और 1971 में जब 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में लोग शहीद हुए, और उसके बाद 1971 का जो अभी स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं, तो ये इसमें जो जब हमारे कैजुअलिटीज बढ़े तो तब गवर्नमेंट को रियलाइज आया कि हमें ये जो शहीद होते हैं लड़ाई में, इनके फैमिलीज को, तब जाके हमारे लिबरलाइज फैमिली पेंशन हुआ। वैसे कैटेगरी ऑफ पेंशन अलग अलग है, स्पेशल फैमिली पेंशन है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है। जो लड़ाई में जिनकी जो शहीद होते हैं वो उनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलता है, जिनका पेंशन जो जवान के पे का 100%। और वैसे अलग अलग कैटेगरी में उसमें नहीं जाऊंगा। तो
ये सब सिस्टम 72 से शुरू हुआ, लेकिन 72 से 62 के जो पहले वाले जो 48 में मरे आजादी के बाद जो पहले आए थे, उनको तो बिना पेंशन के भी नारी, चलो अभी जो है ये पेंशन सिस्टम काफी मतलब अपने जगह पे है। और गवर्नमेंट ने भी कारगिल युद्ध के बाद खास करके गवर्नमेंट ने जो शहीद होते हैं उनके परिवार को काफी मतलब जो एक्स ग्राशिया ग्रांट्स को इन्होंने काफी बढ़ावा दिया है, क्योंकि अभी जैसे कि हर स्टेट वाइज होता है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक्स ग्राशिया होता है, लेकिन जहां पैसा आता है वहां लालच आता है। कारगिल के युद्ध में एक चीज देखा गया था कि जो आर्मी जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन वो है कि जो हमारे जवानों के फैमिली को ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि जो उस शहीद के परिवार होता है उसकी बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन समाज में क्या होता है कि वो पैसा देख के जो हमारे सामाजिक इल्ज है वो विडो को ठीक से नहीं ट्रीट करते हैं और वो विडोज को वापस अपने घर जाना पड़ता है। और वो क्लेम करते हैं कि नहीं भाई हमने अपने बच्चे को बढ़ाया है, ये है वो है, ये आई। तो मतलब ये जो एक्स ग्राशिया ज्यादा है इसके सोशल इल्ज भी है। लोग का आंख उनको वो, हालांकि शहीद को परिवार को देखने के वजह उनकी आंख उनके थोड़ी देर के बाद, जैसे मैंने बोला, जब मीडिया ग्लेयर निकल जाती है तो फिर उस परिवार को फेस करना पड़ता है ये सोशल इल्स कि अगर वो शहीद हुए हैं उनको एक्स ग्राशिया दिया है गवर्नमेंट ने, जो अब काफी मतलब एक्स ग्राशिया अमाउंट में नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग ही नजर उस पे जाती है। तो ये एक बहुत ही खराब है। इसमें क्या होता है, ये विडोज को ड्यूप किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इनका पैसे को गलत जगह लगा के इनको फ्रॉड सिस्टम होता है। तो ये हमारी ये जो सोशल इल है ये कोई ना गवर्नमेंट कर सकता है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अगर भिंड में जाओ या कहीं भी जाओ जहां पे 1962 की विडोज जो 80 साल के ऊपर होंगी अभी, नाउ इनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिल रहा है। अभी गवर्नमेंट ने इनके लिए मेडिकल स्कीम दिया हुआ है, लेकिन जो पहले 96 से जो 2003 से पहले थे उनको स्कीम ज्वाइन करना था कॉन्ट्रीब्यूटरी का, और जो 96 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको बिना किसी शुल्क वो ज्वाइन हो सकते हैं। और जब ज्वाइन हो गए तो एक फिक्स मेडिकल अलाउंस जो मिलता है उसको आपने मतलब अगर आप मेडिकल स्कीम ले रहे हो तो आपको फिक्स मेडिकल अलाउंस जो पहले कम था अभी 1000 रुपए, उसको मतलब फोरफीट करना पड़ता है ना। उनके परिवार लोग वो 1000 रुपए को फोरफीट करने के जगह वो क्या है उसको वो मेंबर नहीं बनते हैं। अभी जब ओल्ड लेडी 3 केसेस स्पेसिफिक में देखा है, जब उसको एडमिट हो गई, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ गया तो फोन करते हैं सर मेरे को ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। उनको भी मदद किया है। मतलब कम से कम जो आर्मी में एक आर्म फोर्सेस में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी की समस्या लेते हैं तो वो उसमें कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने उनको उसी समय 12 घंटे के अंदर मेंबरशिप बना के एडमिट किया हुआ है। लेकिन ये जो चीजें हैं जो सोसाइटी वाला है, एक तो परिवार, सोसाइटी शुरू होता है पहले अपने घर से। अगर उस शहीद के घर वाले ही उस परिवार के साथ नहीं करते हैं तो बाहर वाले कैसे कर सकते हैं। अगर परिवार वाले की ट्रीटमेंट उन शहीद परिवारों के साथ ऐसा होता है तो फिर हम मतलब गवर्नमेंट से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो करेगी। तो ये एक हमारे जो सोसाइटी की माइंडसेट, सोच, आम जनता की सोच को बदलना है। अब इस शहीद परिवार से हटके अलग भी है जो कई आर्म फोर्सेस में जो है वो जैसे अलग अलग जगह में, जैसे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन या कोई काम करते करते या कोई घर में जो नॉर्मल एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंटल डेथ, हार्ट फेलियर या कोई भी इस प्रकार के भी डेथ्स ऑन सर्विस होते हैं। जो शहीद होते हैं उनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिलता है।
लेकिन जो दूसरी कैटेगरी फिजिकल कैजुअलिटीज है, और ये जो शहीद होते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन भी मतलब गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, उनकी बोर्डिंग लॉजिंग सब कुछ। लेकिन ये जो फिजिकल कैजुअलिटीज है इनकी पेंशन भी कम होती है। अगर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस हो तो उसकी स्पेशल फैमिली पेंशन होती है। लेकिन जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, और ये एट्रीब्यूटेबल और नॉन एट्रीब्यूटेबल कौन बोलते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए सिविल कपड़ेधारी बाबू, जिन्होंने कब, जिसको आपने याद होगा जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने, उसने सबसे पहले जो ये बाबू लोगों को भेजा था सचिन ग्लेशियर, देख के आओ किन परिस्थितियों में रहते हैं। ऐसे बाबूजी जिनको नहीं है, उनका काम ही कलम चलाना है, वो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे फौज के। और इन्होंने क्या करते हैं, उनके वजह से कई परिवार हैं उनको 30% मिल रहा है मतलब पेंशन, उसके ऊपर उनके बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। और ये जो जैसे जो बच्चे हैं, ये जो शहीदों के बच्चे हैं, ये सिंगल पेरेंट बच्चे हैं। अमूमन क्या होता है, जो नॉर्मल फैमिली है उसमें बच्चे के दोनों मदर फादर होते हैं, लेकिन जो कैजुअलिटीज जो नहीं रहते हैं, वो एक माँ या जो भी है, जो फैमिली का हेड, वो एक सिंगल पेरेंट के नाते उनको बच्चों को, और सिंगल पेरेंट को के तरह बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कई जो वीर नारियों ने मतलब हिम्मत करके आर्मी ज्वाइन किया है। आर्मी वीर नारियों को वैकेंसी देता है ऑफिसर बनने के लिए, एक वैकेंसी रिजर्व होता है। वैसे हमारे जैसे कि, और क्योंकि उन परिवार के साथ मैं, जैसे मध्य प्रदेश में जैसे निधि दुबे थी काफी समय पहले, वो स्वाति मार्डिक, जो निधि दुबे है वो फिजिकल कैजुअलिटी की विधवा है। तो अभी इनको पेंशन कम, बच्चों के लिए कोई क्या बोलते हैं एजुकेशन ग्रांट्स नहीं, जो फौज देता है वही है। उसके अलावा इनकी प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। नो, आर्मी तो ज्वाइन कर लिया, अब ये पूरी ड्यूटी आर्मी की करनी है, एंड बच्चे को, जो बच्चा है वो, ये कैजुअलिटी का जो असर होता है ये उस पे होता है। वो सिंगल पेरेंट जो है, जो माँ कितना भी करती है, क्योंकि आर्मी में है, ड्यूटीज डिफिकल्ट है, इनको हर तरह के काम करने पड़ते हैं। कुछ ये उस आर्मी के जो हायरार्की है उनके ऊपर निर्भर है। और ये जैसे जिस बेटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो मतलब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, वो अपना ड्यूटी भी करती है और अपना माँ का फर्ज भी निभा रही है, और अच्छी तरीके से निभा रही। लेकिन मेरे ख्याल से एक ये इन बच्चों को देखना ज्यादा जरूरी है। जो फिजिकल कैजुअलिटीज के बच्चे हैं, उनको ना कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, और इनको सिंगल पेरेंट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है हमारे जो कैजुअलिटीज के बच्चों को। अगर आप क्या बोलते हैं बैटल कैजुअलिटी के बच्चे भी हो, तो वो भी काफी सिंगल पेरेंट का एक अलग है। मैडम बताएंगी, ये काफी क्वालिफाइड है, कि जो सिंगल पेरेंट के मतलब की परवरिश में काफी प्रॉब्लम्स होती है। ये एक साइकोलॉजी, जिसके ऊपर अगर मतलब जो एनजीओज और गवर्नमेंट अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, शहीदों के बच्चे में सब आ जाती है क्योंकि उसमें मीडिया ग्लेयर होता है। लेकिन ये परिवार बच्चे जिनके ऊपर कोई मीडिया ग्लेयर नहीं है, जो अपने आप अब सफर कर रहे हैं, और ये एक पॉइंट मैंने कृपा शंकर जी को भी कल काफी मतलब जब इन्होंने बोला तो मैं काफी खुश था कि इस प्रोग्राम में आने के लिए, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। ये एक दूसरी पहलू है, जो फिजिकल कैजुअलिटीज जो मीडिया ग्लेयर में नहीं है, इसको देखना बहुत जरूरी है। और ये जो है समाज कर सकता है, गवर्नमेंट को थोड़े अपने रूल्स को इनके तरफ सहानुभूति दिखानी जरूरी है, और इन बच्चों को थोड़ा, क्यों बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ डेथ, चाहे वो तो इसलिए मतलब मेरा ये कहना है कि ये जो आपने जो ये टॉपिक लिया, ये बहुत है अवेयरनेस लाने के लिए। और इसी माध्यम से अगर हम इन हमारे जो ये आर्म फोर्सेस में जो कैजुअलिटीज है, उनके बच्चों को, उनके फैमिलीज को अगर हम कुछ कर सकते हैं,
तो उनके बच्चों की परवरिश पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उनको सोशल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है, और जो उनके सोसाइटी में अगर इनके खिलाफ कोई इनके मतलब इनका फायदा उठाना जो कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। तो ये और करती भी, ऐसी बात नहीं है। सिविल प्रॉब्लम है कि वो जो कैजुअलिटीज है उन तक पहुंचना और उनकी बातें ऊपर रखना। एक बार पहुंच गए, अगर हम उन तक पहुंच पाएंगे तो हम लोग को वो बातें जहां जो भी एजेंसी है उनके सामने रखना। और जो मैंने एक चीज, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी की प्रॉब्लम रखो उसको लोग हल करते हैं, खास करके आर्म फोर्सेस। कोई भी केसेस, एक लेडी थी उसको पेंशन नहीं मिल रहा था 1962 चाइनीज वॉर की, जैसे सिस्टम में वो कंप्लेंट गया तो उसको जो भी 11 लाख का जो था वो एरियर मिल गया। आर्म फोर्सेस मदद करने में जो भी अगर एजेंसी, अगर हम जैसे हम बताएंगे, खास करके वीर नारियों और उनके बच्चों के लिए बहुत ही मतलब आगे होके अपने मतलब इनिशिएटिव पे काम करती है। तो मेरा इतना ही कहना है, और मैं कृपा शंकर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। थैंक यू कविता जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। एक बात तो डॉक्टर चौबे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, पर जो ब्रिगेडियर विनायक ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, बहुत ही अहम मुद्दे हैं ये। इन्होंने एक सोशल माइंडसेट की बात की, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लेडीज के साथ मेरी बात हुई है जब मैं काउंसलिंग करती थी। उनको अपने परिवार की तरफ से ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, खास करके जब हस्बैंड फील्ड पोस्टिंग पर है, तो या तो फैमिली सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन लेके रहती है, या फिर ये लोग अपने होम टाउन चले जाते हैं। अब कईयों के होम टाउन मतलब है बिल्कुल दूर दराज के गांव, तो वहां पर जिस तरह का माइंडसेट होता है, जो परिवार में एक लेडीज को ट्रीट करने का तरीका होता है, वो थोड़ा अभी भी पिछड़ा हुआ है। कई लेडीज तो ऐसी हैं जिन्होंने सुसाइड तक करने की बात सामने रखी, कि उनका मन किया कि वो आत्महत्या कर लें। क्यों? क्योंकि उनके 2 बेटी हैं, 3 बेटी हैं और बेटा नहीं हो रहा। तो ये जो सोशल एविल्स हैं, ये एक फौजी फैमिली को भी उसी तरीके से परेशान करते हैं जैसे समाज में दूसरे परिवार को, दूसरी महिलाओं और बच्चों को परेशान करते हैं। अगर सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन में लेडीज रहती भी हैं, तो वहां पर भी सपोर्ट की बहुत कमी होती है। तो चाहे वो अपने होम टाउन में चले जाएं, चाहे वो सेपरेट फैमिली अकोमोडेशन उन्हें अवेलेबल करवाया जाए, ये जो समय होता है ये बड़ा दुखदाई होता है। तो यहाँ पर जो ये मदर है वो बिल्कुल सिंगल पेरेंट की तरह हो जाती हैं। ब्रिगेडियर विनायक ने जो बात कही वो वीर नारीज के बारे में कही, जहाँ पर शहीद हो गया सैनिक और उसके बाद में जो मदर है वो सिंगल पेरेंट बन गई है। लेकिन जब सैनिक फील्ड पर है, जब सीमा पर बॉर्डर पर तैनात है, तो उस समय भी उसकी जो पत्नी है, उसके बच्चे हैं, वो बड़ा ही परेशानी झेलते हैं। ये समय उनके लिए दुखदाई होता है। तो यहाँ पर खास करके जो उनके अपने परिवार है, जो सोसाइटी है, दे नीड टू बी रियली सपोर्टिव टू देम। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि इवन जो पीस स्टेशंस हैं, जहाँ पर परिवारों को ये अनुमति है कि वो अपने जो फैमिलीज है, बच्चे हैं, वो सैनिक के साथ रह सकें, अब वो चाहे जवान हो या अफसर हो, तो वहां पर भी जो घरों की उपलब्धता है वो बहुत कम है। और उसमें भी क्या होता है, पहले तो आपको एक रूम दे दिया जाता है, उसको आप क्या बोले, टेम्पररी गेस्ट रूम टाइप होता है, वहां आप रहते हो। उसके बाद में एक नॉन स्टेटस अकोमोडेशन मिलता है, वहां आप रहते हो। उसके बाद में कहीं जाकर के आपको एक परमानेंट घर मिलता है, और कई बार तो वो ऐसे समय मिलता है जब तक आपकी दूसरी पोस्टिंग आ जाती है। तो यानी आप एक स्टेशन में रहते हुए भी अपना जो सामान है वो अनपैक नहीं कर सकते हो। तो कई बार ये होता है कि सब कुछ होते हुए भी ये जो बच्चे हैं इन फैमिलीज में, ये तंगी की अवस्था में रहते हैं।
तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आई थिंक एज अ सोसाइटी एंड इवन द गवर्नमेंट शुड कंसिडर कि थोड़ी कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड की जा सकती हैं इन फैमिलीज को, और इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी इजी बनाई जा सकती है. जी, प्लीज यू गो अहेड नाउ. थैंक यू मैडम. इनफैक्ट इस पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूंगा. इसके पहले मैं अनिल जी से आप निवेदन करूंगा कि हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें. फिर मैं एक बात अपनी रखूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे. अनिल जी. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद कविता जी. आपने जो आर्म फोर्सेस के जो बच्चे हैं उनके बारे में इतनी बड़ी बातें की और बहुत सूक्ष्म जानकारी हमको बताई, और कितना कितना स्ट्रगल होता है. क्योंकि ये बात आप बिल्कुल, आपका जो फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट हुआ था, हमने थॉरोली हम लोग सुन रहे थे कि लेविश लाइफ देखी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिविलियंस. एंड हम जब कंपेयर करते हैं कि जब फैमिलीज हैं आर्म फोर्सेस के या सिविलियन से कंपैरिजन होता है तो उनको एक बड़ा बड़ा होकर देखा जाता है, या हम अपनी बात कहें या जनरली बात कहें, तो ऐसा होता है. ये बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट हमारे सामने शेयर किया, हमारे सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सामने रखा. विनायक सर, ब्रिगेडियर विनायक, हम लोग बहुत बहुत थैंक यू आपको कहना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. पूरा चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन आपको दोनों को, जो आप आज हमसे जुड़े और ये बड़ी बड़ी बातें आपने जो हमको बताई है, ये बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं एक बच्चे के जीवन में. और हमारे साथ जो सीसीएफ के प्लेटफॉर्म पे जो इतने श्रोता जो हमसे सुनते हैं, जो हमारी लाइव रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर देखते हैं, और जो अभी लाइव कनेक्टेड भी हैं, जो कि बिल्कुल थॉरोली इसको सुनते हैं, पूरे सेशन को बिल्कुल आंखों से आपको निहारते रहते हैं और एक एक चीजों को मिस नहीं करने देते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म पे बने हुए सारे सदस्य जो कंसिस्टेंटली इस वेबिनार को, हमारे द्वारा जो जो नए नए सब्जेक्ट्स पे वेबिनार आयोजित किए जाते हैं उनको देखते हैं, सबको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं. स्पेशली आज कविता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट को आपने रखा. और डॉक्टर कृपा शंकर जी को भी हम लोग पूरी यूनिट की तरफ से हम थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि बार बार कृपा शंकर जी सेलेक्ट करते हैं मैटर्स को, कहीं से ढूंढ के लाना कि डिफरेंट कैसा हो, रिपीट तो नहीं हो रहा है, कुछ चीजें ऐसी चीजें ढूंढ कर लाना, सेलेक्ट करना और फिर उसको जाकर आपके सामने रखना. कई बार हम लेट भी हो जाते हैं ऐसा चीज अरेंज करने में, कई चैलेंजेस सीसीएफ के सामने आते हैं. बट सैल्यूट टू यू सर कि इतने चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी अपन बने हुए हैं और वेबिनार बना हुआ रहता है. तो हम सभी को, आप पार्टिसिपेंट्स को भी और एंटायर टीम को सीसीएफ की, हम लोग सभी को जॉइंटली धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं. जो श्रोता हमसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, चैलेंजेस लगते हैं कि आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप हमें 1800-309-0404 हमारा टोल फ्री नंबर है, उससे कनेक्ट होइए. कृपा शंकर जी ने अभी अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जो कि कंसिस्टेंटली उसको भी वॉच करते रहते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछिए. जो भी हमारे स्पीकर्स हैं उनसे रिलेटेड, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप डेफिनेटली आप हमसे पूछिए. बार बार हम आपसे कहते हैं, आवेदन करते हैं, अब अनुरोध करते हैं आपसे कि आप हेजिटेट ना करें. जब भी कोई क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट रिलेटेड हो या और कोई जनरल चीजें हो, तो आप हेजिटेट ना करें, आप हमें ईमेल कीजिए, हमसे कंसिस्टेंटली वार्तालाप बनाए रखिए, ताकि हम आपकी बातों को भी सम्मिलित कर सकें, आपके सब्जेक्ट को भी सभी के समझ लाने का मौका दें. तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू अनिल जी. ये विषय मेरे ध्यान में कब आया, जब मैं मतलब भोपाल में किसी के संपर्क में आया और उन्होंने बोला कि ब्रिगेडियर विनायक एंड कविता जी इस पे ज्यादा बात कर पाएंगे कि सर हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके परिवार या तो कोई जम्मू में रह रहा है, कोई गुवाहाटी में रह रहा है, कोई इंटीरियर उत्तर प्रदेश में रह रहा है. तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बच्चे, क्योंकि जनरली जो एक सिविलियन के दिमाग में, हमारे दिमाग में है कि जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है वहीं वो रहते हैं. तो उन्होंने बोला नहीं, जहाँ उनकी लास्ट पोस्टिंग होती है और अगर वो युद्ध में शहीद हुए हैं, जैसे सर ने बताया फिजिकल है, उसकी डेथ जो ये फिजिकल हुई है, तो वो कहीं पे भी हो, अगर उनकी पोस्टिंग भोपाल में रही है तो उनके बच्चे भोपाल रह के ही पढ़ाई करेंगे. तो ये एक बड़ी समस्या है उन बच्चों को पुनर्वास करने के लिए. मैं यहाँ पे जुड़े सभी CWC मेंबर से आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने जिले में खुद सुओ मोटो लेकर के संपर्क करें आर्मी एरियाज में या आर्म फोर्सेस के एरियाज में, और अगर इस तरह के कोई बच्चे हैं तो उनके पुनर्वास में मदद करें. हमारे पास स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, हम मदद कर सकते हैं. मैं अगले प्रश्न उत्तर की तरफ जाऊंगा. वसुंधरा जी का कुछ प्रश्न है, वसुंधरा जी अपनी बात रखें. वसुंधरा जी.
Thank you, Kripa Shankar ji, and thank you, Vinayak ji and Kavita ji both. It was very interesting. Interesting इसलिए भी because my father was in Air Force, so I come from a defense background. तो एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो आपने बोला बार बार ट्रांसफर होने का, कि मेरा भी बार बार ट्रांसफर हुआ, मैं भी बार बार अलग अलग स्कूल में, मेरा डिब्रूगढ़ में थी जब मैंने 9th में एडमिशन लिया और वहां पे मेरे को साइंस नहीं मिला तो मैंने आर्ट्स लिया, और दैट्स हाउ इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नो राइट फ्रॉम डे वन मेरे को था मेरे को इंजीनियर बनना है, वो नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को आर्ट्स मिला और फाइनली आई कंप्लीटेड माय लॉ। तो एक प्रॉब्लम ये है और स्कूल फ्रेंड्स की, at this point of time I have no one who I can call that they are my school friends. कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है आज की डेट में। फेसबुक पे मैंने ढूंढा वो मुझे मिले, बट आई हैव नथिंग इन कॉमन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं उनसे कुछ बात कर सकूं। तो वो एक बहुत बड़ा जो एक गैप है वो मैं मिस करती हूँ, बिकॉज आई सी माई हस्बैंड हु इज हैविंग ना चडी बड़ी फ्रेंड्स अभी तक उनके अपने साथ है, लेकिन बट आई डोंट हैव। दिस इज रियली वेरी जो क्योंकि जो बचपन की जो दोस्ती होती है वो बड़े होने की दोस्ती से डिफरेंट होती है। दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट आई वांटेड टू शेयर। मेरा एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि जो ऑब्वियसली जो शहीद हो जाते हैं उनका, जैसे कृपा शंकर जी ने बोला कि दे गो बैक टू देयर ओन विलेज, वो वापस अपने पैतृक गांव में जाके रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए क्या कोई स्कीम है? नंबर वन, दैट इज वन। सेकेंड, जो विनायक जी ने बोला था कि जो विधवाएं होती है उनके साथ बहुत त्रासदी होती है। आई नो वन फैमिली, और मैं बिकॉज आई स्टे इन हरियाणा, तो हरियाणा में ये है कि वो विधवा हो गई है तो उसके जेठ ने, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, उसके जेठ ने बोला कि मैं ही इसके साथ रहूंगा, एंड ही स्टार्टेड लिविंग विद दैट। उसने अपनी वाइफ को भी रखा और अपनी देवरानी मतलब अपनी हस्बैंड की वाइफ को भी उसने अच्छी तरीके से यूज किया, या वट एवर यू वांट टू यूज द वर्ड, दे हैव डन। तो ऐसे इंस्टांसेस में व्हेन दिस वुमेन went back, उसने complaint भी किया, there was no action, there was no support which was provided to this particular lady। तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं जिन पे मैं आप दोनों से इसके ऊपर आंसर जानना चाहूंगी।